नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बिहार पर बात करेंगे और बिहार की भी 2-3 घटनाएं हैं जिन पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। पहली, अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको अब जो रायता बिखरा है सीटों को लेकर के और दूसरे मुद्दों को लेकर के, मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के, ये जो रायता फैला है इसको समेटने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को सौंपी गई है। कृष्णा अल्लावरू के साथ वो पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के आवास पर। बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई है। फिर फैसला हुआ है कि कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली जाए, यानी 23 अक्टूबर को। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर मैदान से भागने का आरोप लगा हुआ है क्योंकि राघोपुर से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कोई नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। पहले संकेत दिए थे कि जैसे वो राघोपुर में तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले हैं। उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर का दौरा भी किया था और एकाधिक बार तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनकी समझ को लेकर के, और एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, कुछ इस तरह, इस अंदाज में। फिर जब मीडिया के लोगों ने ये पूछने की कोशिश की इनसे कि भाई आप सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के, कि उनका अध्ययन कहाँ तक है, शिक्षा कहाँ तक है, आप जरा अपने बारे में बताइए कि आपकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ से है और कहाँ से आपने कौन कौन सी डिग्री ली है। तो हत्थे से उखड़ गए। मेघा प्रसाद जो एबीपी की राजनीतिक संपादक है, उनका इंटरव्यू बहस के बाद बीच में छोड़ करके चले गए। कई दूसरे पत्रकारों से और महिला पत्रकारों से भी उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको गोदी मीडिया बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ये सब? ये जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर दीवार पर अपनी हार लिखे हुए देख रहे हैं? और हार ना जाऊं जो एक कथित ब्रांडिंग है उसको कहीं झटका ना लग जाए, चूना ना लग जाए, इसलिए राघोपुर से ना लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा भी एक दो खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ रणनीति बनाई है। 3 कैंडिडेट प्रशांत किशोर के मैदान छोड़ गए हैं और वो सब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनके साथ भी देखे गए। तो इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, सबसे पहले तो हम इसी विषय पर आते हैं। अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू जो इनके बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचे। करीब 1.5 घंटा 2 घंटा उनकी मीटिंग चली है और जाहिर है जितना रायता बिखरा है, सीटों का तालमेल नहीं हुआ और करीब 10 या 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है, कांग्रेस का है, वामपंथी दलों का भी है, जो इनके दूसरे घटक दल हैं उनका भी है। यानी कोई मैदान से हटने को तैयार नहीं है। जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की आखिरी कोशिश हो रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी तो होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी की तरफ से कृष्णा अल्लावरू और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वहां के वो होंगे।
कुछ दूसरे नेता होंगे। क्या आप इससे संकेत निकाल रहे हैं? और जितना नुकसान होना था, हालांकि संभावनाओं को लेकर के तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, सबको पता है क्या है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से। सर, मेरा ये मानना है कि ये डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की तरफ से इतना नहीं है जितना तेजस्वी या लालू प्रसाद की तरफ से है, उनकी पार्टी की तरफ से है। क्योंकि देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और न कांग्रेस को कुछ हासिल होना है। भाई, कांग्रेस का तो कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है और कांग्रेस का कुछ दाव पे लगा नहीं है। आज मैं एक बहस सुन रहा था तो उन्होंने कहा, जी एक चुनाव और हार जाएंगे राहुल गांधी। अभी तक शायद पता नहीं 98 या 99 हारे हैं, 100 हो जाएंगे, सेंचुरी पूरी हो जाएगी हार की। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है और उससे उनकी राजनीति पे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। जैसी पार्टी के वो अध्यक्ष है और जो उनका कार्यकर्ता और वोटर बेस है, वो उसने उनसे कभी उनका परफॉर्मेंस पूछा ही नहीं कि जी आप इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ है, सारे डिसीजन आप लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और हर बार आपकी भीषण राजनीतिक चुनावी पराजय के बाद भी आपको हर बार इनाम ही मिलता है, आपकी पोजीशन पार्टी में और मजबूत होती है। तो सर, उनका पास कुछ खोने के लिए नहीं है। और उधर तेजस्वी का तो सब कुछ दांव पे लगा है। सर, इस बार अगर तेजस्वी ये चुनाव हार जाते हैं, जो कि हार रहे हैं, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। इस बार चुनाव हारने के बाद अब आगे क्या होगा कि सर, ये अभी चाहे डमी ही सही, एक पुतला ही सही, लालू जी जिंदा हैं और ये पार्टी उनको बार बार हर जगह कम से कम दिखा रही है। हालांकि जो उनकी स्थिति है, और भाई आप एक आदमी को पब्लिकली दिखा रहे हैं और वो एक अंडरवियर पहन के, एक बरमूडा तो फिर भी लंबी शॉर्ट्स होती है, एक कच्छा सा पहन के, टांग जो है टेबल पे फैला के, और वो बैठा है और कुछ खा रहा है और कुछ चाय कॉफी कुछ पी रहा है, और उसके सामने कौन आया, कौन मिठाई लेके आया, किसने पैर छुआ, वो उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहा है। क्योंकि जो डिमेंशिया का ये सबसे बड़ा लक्षण होता है, डिमेंशिया वाला आदमी किसी को पहचानता नहीं है। तो लालू पूरी तरह डिमेंशिया से ग्रस्त है, परंतु वोटर को यह दिखाना है कि लालू अभी हैं। और इस बार ये जितनी भी सर ये जो गफलत दिखाई दे रही है ना तेजस्वी के पार्ट पे, तेजस्वी कोई भी निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं। असल में सर, तेजस्वी को राजनीति का ABC भी नहीं आता है। अब तक जो तेजस्वी को हम लोगों के मन में ना एक गलतफहमी थी कि नहीं, तेजस्वी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन लगते हैं पिछले 10 साल से। असल में क्या था कि तब तक लालू सक्रिय थे और लालू जब जेल में थे तब भी जगदा बाबू को इन्होंने ड्यूटी लगा रखी थी कि सारे पॉलिटिकल डिसीजंस आप लेंगे, जो डे टू डे होते हैं। मेजर डिसीजन तो लालू जेल से बैठ के ले लिया करते थे, पर छोटे मोटे जो डेली की जो बातचीत होती है वो जगदा बाबू करते थे। बाद में उनसे उनका मतभेद हो गया, कुछ भी हुआ, फिर लालू जेल से बाहर आ गए, सब कुछ हुआ। सर, आज की तारीख में लालू या जगदानंद सिंह जैसा कोई भी सीनियर पॉलिटिशियन सलाह देने के लिए नहीं है। और अखिलेश यादव की जो हालत हुई थी जब उन्होंने मुलायम और शिवपाल दोनों को पार्टी में एकदम जो है न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो वही हालत इस वक्त तेजस्वी की है। तो सर, और अगली बार तो ये जो डमी लालू है ये भी जीवित नहीं होंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद लालू का क्या होगा कौन जानता है। तो सर, इसके बाद तो हाँ, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। मैं तो कहता हूं वो स्वस्थ रहे और वो बिहार के जंगल राज की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। वो जब तक रहेंगे लोगों को हम जंगल राज याद दिलाते रहेंगे।
भ्रष्टाचार और जंगल राज की वो मूर्ति है बिहार की। खैर चलिए साहब, तो सर देखिए, तेजस्वी बर्बाद होने जा रहे हैं, राहुल का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो सर ये भी एक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक खाना पूर्ति है कांग्रेस की। और इस मीटिंग से, कल होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सर जमीन पे महागठबंधन की हालत बहुत पतली है। इनके पास वोट बैंक के नाम पे सिर्फ 2 वोट बचे हैं, मुस्लिम और यादव। यादवों में अच्छा खासा क्षरण है। यादव महिलाएं, जो जीविका दीदी का जो प्रोजेक्ट है सर, वो इस वक्त इतना जबरदस्त उसकी जो है ना गूंज बिहार के जनता में सुनाई दे रही है। मैं लगातार इधर आम आदमी से फोन पे बात कर रहा हूं। मैंने 2 लोगों की तो अपने फोन वीडियो भी बनाया है, उनसे फोन पे बात करते हुए उनकी बात लोगों से, और एक आम आदमी उसमें कोई सी भी किस्म की, तो वो बता रहे हैं साहब कि औरतें कितनी जबरदस्त एक्साइटेड हैं इस बात को लेके कि उनके खाते में जो 10,000 रुपए आया ना सर, और इसके बाद अब उनको 2-2 लाख रुपए का बैंक लोन मिलने की एक रास्ता खुल गया है और वो वहां से अपनी आजीविका चलाएंगी। अच्छा, जिन औरतों को नहीं मिला है उनको मिलने की आस हो गई है। उनके सब वो कोऑपरेटिव सिस्टम है इस आजीविका दीदी में। हर औरत जो है 10-10 महिलाओं की एक टीम बनाती है, तो हर औरत चाहती है कि उसके टीम के साथ। तो सर आप देखिए ना नेटवर्किंग कितनी है। एक औरत जो कि जीविका दीदी है, वो आगे उसको 10 महिलाओं को जोड़ना है, और हर महिला इस वक्त आज की तारीख में ये हो रहा है कि बिहार में हर औरत जो है 10 लोगों की टीम बनाने के लिए लोगों से संपर्क कर रही है, महिलाओं से संपर्क कर रही है। और सर जबरदस्त एक वो मूवमेंट है महिलाओं में। इस चीज को महागठबंधन के नेता फील कर रहे हैं, यार ये महिलाओं में बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, वो एक्साइटमेंट फिर अन्य वोटरों में भी, पुरुषों में भी, बच्चों में भी, युवाओं में भी दिखाई दे रहा। अच्छा, उसमें एक चीज है सर, पुरानी जो औरतें हैं वो तो बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं, तो जो नई उम्र की जो लड़कियां हैं ना सर, 18 से 25 साल की महिलाओं ने उनको एक्टिवेट कर रखा है। अच्छा, वो पढ़ी लिखी भी हैं, थोड़ी टेक सेवी भी हैं, फोन चलाना जानती हैं, आजकल स्मार्टफोन सबके हाथ में है, तो वो पोर्टल्स पे। तो सर ये जो युवाओं का जो पार्टिसिपेशन हो गया ना, तो सर लड़के भी इससे प्रभावित हैं। भाई उनके घर की बहनें, उनके साथ पढ़ने वाली उनकी सहपाठी लड़कियां, उनका जो एक्साइटमेंट है, तो वो सर एक बहुत जबरदस्त। और इस चीज को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये इनमें घबराहट है। और ये सर ये सिर्फ एक गिमिक है। ये गए हैं आपके गहलोत साहब, ये मिलके आ गए हैं, होना जाना कुछ नहीं है सर, आप देख लीजिएगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बाबा जी कि कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ रहा है लालू के कुनबे पर और तेजस्वी यादव के भविष्य पर। क्योंकि जब ये 15-16 दिन की 17 दिन की यात्रा निकाल रहे थे और वोट चोरी और SIR का मुद्दा उठा रहे थे, तो उस समय भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लालू परिवार का ही नुकसान कर रहे थे। वोट चोरी मतलब चारा चोरी दिमाग में आता था लोगों के। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही मुद्दे जमीन पर कहीं नहीं थे। अब आते हैं उस बात पर जो आपने कही है कि वहां महिलाएं कितनी खुश हैं और कितनी डेडिकेटेड दिखाई दे रही हैं बीजेपी और जनता दल यू को लेकर के। एक वीडियो है, इसको तो नहीं दिखा सकता, इसकी ऑडियो सुनवाता हूं दर्शकों को। इस महिला का आप जरा सुनिए, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और वो कैसे जवाब दे रही है। हमारे मोदी महंगाई बढ़ा दिया। कोई बात ना, महंगाई बढ़ा दिया तो हमारे सब हो जाएगा एडजस्ट, हो जाएगा। हाँ एडजस्ट कर लेंगे। पैसा मिला है? नहीं मिला है, नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। नहीं, तेजस्वी को पैसा नहीं चाहिए। नहीं, किसी के पैसा नहीं चाहिए, अपना मेहनत के पैसा चाहिए, मेहनत की।
मेहनत के चाहिए, अपना बाजू के कमाई चाहिए, फालतू के पैसा नहीं। हाँ आ रहा है, किसी बात का डर नहीं है। नहीं लगता है उनको लाना चाहिए क्या युवा है, मौका दीजिए। हाँ आइए, सब आइए, लेकिन हम देंगे मोदी के वोट। अरे कुछ कर दिया है क्या मोदी ने? सुन जाइए, हमारा भेजा घुमा दिया है। वो पूछ रहा था कि क्या कुछ कर दिया है क्या मोदी ने, तो उसने कहा कि हाँ, हमारा भेजा घुमा दिया है मोदी जी ने। तो ये तो जज्बा है वहां की महिलाओं का, जो आप कह रहे थे अभी। चलिए अब चलते हैं दूसरे विषय पर। ये प्रशांत किशोर इतना बौखलाया हुआ क्यों है? मेरे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का मामला बन जाता है, इसलिए मैं दूसरे चैनलों के और उनके पॉलिटिकल एडिटर्स के जो इंटरव्यूज हैं इनके साथ, और जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना अराजकता से बात कर रहे हैं, हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो संवेदनशील सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब ना दे करके ये उनको गोदी मीडिया बता करके एक तरीके से कठिन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ महीनों में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एजुकेशन को लेकर के, उन पर मुकदमों को लेकर के, उनकी समझ को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव की भी एजुकेशन को लेकर के 9वीं फेल बता करके उन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, लालू यादव का कोई बैकग्राउंड है जिसमें ये भी इन्वॉल्व है, इनका परिवार भी इन्वॉल्व है, ये उससे मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जब मेघा प्रसाद जो पॉलिटिकल एडिटर है एबीपी की, उन्होंने इन पर सवाल की बौछार की और पूछा आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए और जरा मिलान कर लेते हैं, मेरे पास आपके बारे में कुछ जानकारी है, तो ये हत्थे से उखड़ गए और उनको भी गोदी मीडिया बताने लगे। इनकी बौखलाहट की वजह क्या है? सर देखिए, एक इनसे पहले एक पुष्पा प्रियम आई थी, वो जो काली जीन्स, काली टॉप और काला वो स्कार्फ लगा के रखती थी। इस बार प्रशांत किशोर आए हैं। सर प्रशांत किशोर ने पिछले 3 सालों में जो खर्चा किया है, वो फंडिंग जो है, एक तो प्रशांत किशोर से बहुत लोगों ने पूछा कि आपकी फंडिंग का सोर्स क्या है, और जिस हिसाब से इन्होंने जो खर्चा किया है, मेरे हिसाब से 5 से 10 करोड़ रुपया इनका रोज का खर्चा रहा है। क्योंकि जितना बड़ा लाव लश्कर लेके और जितना बड़ा ये काफिला लेके चलते थे और जो इनकी एक्टिविटीज थी और जिस तरीके से ये पूरे बिहार में जन संपर्क अभियान चला रहे थे, उस प्रकार का अभियान चलाने के लिए 5 से 10 करोड़ रुपया रोज चाहिए होता है। तो किसने इतनी मोटी फंडिंग की इनको? पहला सवाल यह है जिसका जवाब इनको देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। दूसरी बात है सर, इतना अनुभव तो हमको भी है कि इनको क्या वोट मिल जाएगा और कितनी सीट मिल जाएगी। मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूं, जब ये जो आते थे ना सर्वेज कि ये इनको 10 से 15 सीटें देते थे, मैंने कहा खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीट मिलेगी। कहीं कोई भूले भटके कोई कैंडिडेट की वजह से कुछ एक आध सीट अगर कोई निकाल ले, या कोई बागी कैंडिडेट ऐसा हो जो कि इंडिपेंडेंट न लड़के इनकी पार्टी से लड़ जाए, तो वो अलग बात है। अदरवाइज सर खाता नहीं खुलेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है सर कि ये किसको डैमेज कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक चीज है, इनकी उपस्थिति में किसको, क्या ये वो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो कि अल्टीमेटली महागठबंधन के खाते में जा रहा था, क्या ये उसे थाम लेंगे और इस तरह गठबंधन को नुकसान हो जाएगा? यह एक ज्यादा बड़ी संभावना है। तीसरा है सर कि कुछ युवा इनसे इनकी बातों में जरूर अट्रैक्ट हुए होंगे, पर वो इनको जो वोट मिलना है वो 2 से 3% मिलना है। तो सर ये मेरे हिसाब से अभी भी जो है ये
दोनों पार्टियों से इनकी सौदेबाजी जो चल रही है कि लाइए आपके पक्ष में हम दूसरी पार्टी का कुछ वोट एक्स्ट्रा काट लेते हैं या उसका वोट आपको ट्रांसफर कर देते हैं, तो सर ये सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हैं इस समय। और इनकी जो रही सही जो थोड़ी बहुत इन्होंने बनाई थी ना विश्वसनीयता, राघोपुर से चुनाव न लड़ के इन्होंने उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है। और ये इनकी बौखलाहट सर, मैं तो ही इज अ नॉन प्लेयर। मीडिया ने जबरदस्ती की हाइप दे के इस आदमी को खड़ा किया है, ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल को खड़ा किया था। और जिसकी बातें भी हूबहू केजरीवाल वाली है, जैसे केजरीवाल एक्सपोज हुआ है, पर केजरीवाल चूंकि पहला प्रयोग था और जनता उसके झांसे में आ गई। और केजरीवाल की लॉन्चिंग में जो अन्ना हजारे का जो रोल था, और जब आपको याद होगा कि जब रामलीला मैदान में पहली बार अन्ना हजारे बैठे थे, तो उस आंदोलन की भी सफलता के लिए पर्दे के पीछे से आरएसएस और बीजेपी ने भीड़ जुटाने का और मैनेजमेंट का कार्य किया था। अदरवाइज उनके यहां भी भीड़ नहीं जुटती, चूंकि वो उस वक्त का जो आंदोलन था वो मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी को बहुत जबरदस्त एक पॉलिटिकल डेंट दे रहा था। तो बीजेपी और आरएसएस ने सोचा अच्छी बात है यार, वहां थोड़ी सी और भीड़ हो गई तो सोनिया गांधी की जो सरकार है, प्रॉक्सी सरकार, वो थोड़ी और बदनाम होगी। पर सर वहां से लोगों को जो झटका लगा और आंदोलन से उपजी हुई पार्टी किस कदर करप्ट निकली, तो सर आंदोलनों और उनकी पार्टियों का भविष्य तो केजरीवाल खा गए। आज की तारीख में अगर कोई आंदोलन की बात करेगा तो लोग उसको केजरीवाल की निगाह से ही देखेंगे। और सर ही इज अ नॉन प्लेयर। मैं बिल्कुल भी इसको प्रशांत किशोर को कोई प्लेयर नहीं मानता हूं बिहार के चुनाव में। जी, एक अजीत अंजुम का वीडियो तलाश कर रहा हूं, वो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जब ये राघोपुर गए थे करीब 130 गाड़ियों का काफिला लेकर के, तो जहां जहां से ये गुजर रहे थे आसपास कोई भी आदमी लोकल इनके काफिले के पास आ नहीं रहा था। ये उतरे, इनके साथ 20-25 लोग और उतरे, या हम चल रहे थे पैदल। हमने बड़े ध्यान से देखा कि कोई जो है वहां पर नीचे उतर करके भी इनके साथ नहीं चल रहा था। जो 130 गाड़ियां चल रही थी वो सब अपनी गाड़ियों में ही बैठे थे। और इसी वजह से इनको लगा होगा कि भाई यहाँ तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है चुनाव लड़ने का, और इसलिए ये राघोपुर से ना लड़ने का फैसला करके एक तरीके से अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुए हैं। अब आप ये बताइए साहब कि ये आदमी अभी भी दावे कर रहा है कि नहीं, तीसरे नंबर पर रहते तेजस्वी अगर मैं चुनाव लड़ता, या हमारा अभी भी चंचल सिंह चुनाव लड़ रहा है तो उसकी वजह से भी तीसरे स्थान पर रहेंगे, और 14 तारीख को बता देंगे जब नतीजे आएंगे। और अगर मीडिया इनसे पूछ रहा है तो ये मीडिया को बेइज्जत कर रहे हैं, मीडिया पर चिल्ला रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक केजरीवाल और उसके बाद ये दोनों मीडिया की क्रिएशन है। अरविंद केजरीवाल को भी मीडिया सिर पर रख करके नाच रहा था, और प्रशांत किशोर के भी लंबे लंबे इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इनके पीछे संपादकों को लगाया जा रहा है। तो अगले के दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाएंगे। आप म्यूट हैं जी। मीडिया की एक मजबूरी है, बड़ा नेता जल्दी कोई मीडिया को इंटरव्यू देता नहीं। बड़ा नेता होता है मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाएगी, कुछ कठिन सवाल पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अच्छा, मीडिया की दूसरी मजबूरी है कि मीडिया का सारा स्पेस सोशल मीडिया खा गया। सर मीडिया के 4, 6, 10 गिने चुने चैनल्स हैं। सोशल मीडिया के शायद 1 लाख से ज्यादा चैनल होंगे।
1 लाख से ज्यादा चैनल होंगे इस समय। तो सर बात यह है कि सोशल मीडिया हावी हो गया है, और सोशल मीडिया का खुद ही संपादक है, खुद ही पत्रकार है बेचारा, खुद ही कैमरामैन है जी, खुद ही फोटोग्राफर है, खुद ही जाके मैदान में बेचारा संघर्ष कर रहा है और वीडियो बना रहा है, अपने 1000, 2000, 5000 लोगों को दिखा रहा है। तो सर बात यह है कि अब सोशल मीडिया के सामने, और सोशल मीडिया का जो संख्या बल है, नंबर गेम है, सोशल मीडिया का मुकाबला प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एकमात्र व्यक्ति मिल गया है जो सस्ता सुलभ है और इंटरव्यू देता है खूब चाप के सबको, तो उनकी दुकानदारी चल रही है। सर बात यह ना कि तेजस्वी तो देंगे नहीं इंटरव्यू, नीतीश बाबू का भी इंटरव्यू मिलेगा नहीं, कृष्णा अल्लावरू भी नहीं देंगे, हालांकि कृष्णा अल्लावरू नेता ही नहीं है, वो तो एक कॉर्पोरेट मैनेजर है जो शायद मुझे लगता है सैलरी लेता होगा या क्या करता होगा, तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो सर बात यह है कि जो ये है ना पीके, सर इसको, अच्छा ये इंटरव्यू नहीं देगा तो करेगा क्या, आप ये बताइए मुझे। इसको तो एक मुफ्त की पब्लिसिटी मिल गई है। तो सर बात यह ना कि वो और उस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक आपने कहा ना सर 102 गाड़ियों का काफिला, सर हर गाड़ी, मैं जब ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो साथ साथ हम भी चल रहे थे बिहार में, तो एक जगह बैठ के गुमटी पे हम लोग चाय पीने लगे, तो वहां 3-4 ये वोट अधिकार यात्रा वाली गाड़ियां जो हैं खड़े होके वो लोग भी चाय नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने ऐसे ही उस ड्राइवर से पूछ लिया कि ये गाड़ी कैसे है। बोले जी हम तो मालिक का गाड़ी चला रहे हैं। मालिक कौन है? कोई फलाने थे किसी गांव के। सर 2 से 2,500 रुपया पर डे प्लस डीजल पे गाड़ी है, और उस गाड़ी में जो लोग बैठे हैं 1000 रुपया पर डे उनकी दिहाड़ी है, और शाम को दारू मुर्गा है, खाना है प्रति गाड़ी। तो मैंने अंदाजा लगाया यार, मैंने कहा यार प्रति गाड़ी लगभग 10,000 रुपए रोज का खर्चा है। उनको झंडा बैनर दे दिया गया है और वो कुछ नहीं करते सर, वो सिर्फ जहां ये लोग रुकते हैं वो उतर के, उनकी एक ही ड्यूटी है कि आप सबको गाड़ी से उतर के झंडा बैनर लेके आ जाना है, जिससे कि भीड़ दिखे, बिल्कुल गाड़ियों का काफिला दिखे। तो सर बात है ना कि 10,000 रुपया प्रति गाड़ी खर्चा कर लिया आपने, उनसे वोट थोड़ी ना मिल जाएगा। आप बताइए वोट कोई क्यों दे देगा आपको? तो ये है सर इनके पूरे चुनाव अभियान की पोल पट्टी। अजीत अंजुम का वो वीडियो, दूसरी तरफ उसका ऑडियो सुनवाता हूं बाबा जी, फिर मैं आपके पास आता हूं जी। के काफिले के साथ सिर्फ ये देखने कि प्रशांत किशोर का क्या असर है। 150 गाड़ियां जरूर दिखी। वो 150 गाड़ियां में मेरा अंदाजा है कि 130 गाड़ियां या मान लिए 90% गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, वो गाड़ी में ही थे, उतरे भी नहीं। हम ही लोग ज्यादा पैदल चले या प्रशांत किशोर और उनके साथ जो भी 25-50 लोग थे वो चले, वो गाड़ी वाले उतरे भी नहीं। लेकिन वहां मुझे जदसुराज का समर्थक 5 किलोमीटर में जहां जहां रुके नहीं मिला। 1-2 लोग मिले जो कहीं से आए थे या उनको पहले वहां बात हो गई होगी, जो भी थे। सॉरी, मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, तो मुझे सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ट्रोल किया जाऊंगा, लेकिन फिर भी लगा कि एक लीडर है। जैसे केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा, भले हार गए, जीत गए। बनारस में मोदी को चुनौती थी, वहां हार गए लेकिन वहां जीते। यहाँ मुझे लगता है प्रशांत किशोर अपने को, जिसको बिहार में कहते खरात पर चढ़ाना, अपने को अभी उस पर नहीं चढ़ाना चाहते हैं कि अभी तो अगर पार्टी पे होगी तो कह चुके कि अर्श पर या फर्श पर, लेकिन खुद अगर हार जाएंगे किसी सीट से तो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। ये मेरा आसान एनालिसिस है। प्रशांत किशोर सुनेंगे तो कहेंगे दिल्ली से आए पत्रकार, 2 यहाँ चौराहे पे खड़े होके 2 पत्रकारों से मेरा भविष्य काम करने वाले, हाँ मेरी भविष्यवाणी कर रहे हैं मेरे बारे में। अब आप बताइए क्यों ना लड़े। मैं आप की बात को ऐड कर रहा हूँ, मोर और लेस सेम है। एक तो सारा जो अमला है, पोल मैनेजमेंट उनको लग जाएगा, उनके पीछे और जगह से कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल बात। दूसरा, अगर हार जाते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन किसी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पत्रकार का नहीं है, अजीत अंजुम का है। सर मैं इसमें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। आप याद कीजिए कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल ने जब जीता था तो उस वक्त परिस्थितियां क्या थी। 14 का जगरनॉट मोदी का चल पड़ा था, और मोदी उधर से जब लोकसभा जीत गए तो विधानसभाएं जीतते हुए आ रहे थे, और जब
हरियाणा भी जीत लिया मोदी ने, आपको याद होगा 2014 में, 2014 में। तो जब दिल्ली का चुनाव आया तो कांग्रेस ने यह तय किया कि अब मोदी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि दिल्ली में किसी भी कीमत पर मोदी को रोका जाए। कांग्रेस तो रोक नहीं सकती थी क्योंकि शीला दीक्षित हैड बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। तो सर आपको याद होगा कांग्रेस उन दिनों 24 से 26% वोट की पार्टी हुआ करती थी दिल्ली में, और कांग्रेस ने खड़े होकर बूथों पे अपना वोट केजरीवाल को ट्रांसफर कराया था और खुद 8% पे आ गई थी। तो सर या तो कोई अपनी कुर्बानी इसी तरह पीके के लिए दे, प्रशांत किशोर के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट कह के, जैसे कि केजरीवाल के लिए कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने दिल्ली में खुद को मारकर केजरीवाल को जिंदा किया था मोदी को रोकने के लिए, उसमें वो सफल रही, पर हमेशा के लिए दिल्ली से समाप्त हो गई, ये भी तो याद कीजिए। तो ये कुर्बानी बिहार में कौन देगा प्रशांत किशोर के लिए, नीतीश बाबू या बीजेपी को रोकने के लिए? बिल्कुल सही सवाल ये है। और अभी तो आप ये देखिए, इन्होंने जैसे ही राघोपुर से ना लड़ने का फैसला किया, पार्टी में क्या हुआ है। एक ये दानापुर से इनके कैंडिडेट हैं अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर शाह जी, नामांकन ही दाखिल नहीं कर पाए और ये बीजेपी के एक नेता के यहाँ बैठे रहे, ये इनका आरोप है। गोपालगंज से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने भी नामांकन वापस ले लिया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर से 3 दिन प्रचार किया और नामांकन वापस ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान के पास जाकर के घोषणा कर दी। तो 3 कैंडिडेट तो इनके ऐसे ही कम हो गए, और ये नतीजा इस बात का है कि आपने राघोपुर से ना लड़ने का फैसला किया। तो कैडर तो अपने आप ही, पार्टी तो अपने आप ही, जो आपके टिकट पर लड़ रहे थे वो तो अपने आप ही घबरा करके जो है वो दाएं बाएं हो लेंगे। अब ये आरोप लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहले लालू राज में तो बूथ लूटा करते थे, आजकल तो कैंडिडेट को ही बंधक बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग खामोश है। सर मैं बता रहा हूं, अगर ये राघोपुर से चुनाव लड़ते भी तो इनको 2 से 3 हजार वोट मिलते, 4 हजार मिल जाते, बहुत होते तो 5 हजार मिल जाते। 1000-2 हजार तो सर निर्दलीय उम्मीदवारों को मिल जाते हैं। 2-2.5 हजार वोट तो आजकल नोटा को पड़ जाता है, तो नोटा से थोड़े से ज्यादा वोट ले लेते, इनकी यही एक बात उपलब्धि होती। सर देखिए, कैंडिडेट भी अपनी हैसियत पार्टी में और क्षेत्र में जानता है। सर कैंडिडेट भी जानता है कि वो उन्होंने कहा ना कि सर 50 लोग थे इनके साथ जब ये उतर के चले हैं, अजीत अंजुम ने जो कहा है, सर असल में वो 50 भी इनके साथ चलने वाले जो इनके काफिले में थे वो लोग रहे होंगे, लोकल तो शायद 5 भी न रहे हों। बिल्कुल वही वो बता रहे हैं कि इनके लोकल जो है वहां 4-5 भी नहीं जुटा पाए, ये आए ही नहीं, कोई बात ही नहीं करने के लिए आए। इसलिए इनको लगा कि बेइज्जती कराने से अच्छा है कि निकल लिया जाए, पतली गली से निकल लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी इस अपडेट के लिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि आगे जितने भी वीडियो आएं, जितने भी प्रोग्राम करें हम, वो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। बाबा रामदास जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी, दोनों को सब्सक्राइब भी करें और सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।